हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ का ये हमारा 5वां मॉक टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। लिस्ट 1 में हमको वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड लिस्ट 2 में हमको यहाँ पर स्टेट दे रखे हैं और सही सही हमको मिलान करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, गिर फॉरेस्ट की बात हो रही है, गुजरात में स्थित है, एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास है। तो पहले का हो गया 4। दूसरा देखते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये राजस्थान में है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो बी का हो गया 1। तीसरा है यहाँ पर बांधवगढ़ सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में स्थित है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। एंड काजीरंगा सेंचुरी की बात करें तो असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस बनेगा 4 1 2 3, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लिली थॉमस मामला किससे संबंधित है। ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी या एमएलए, राइट टू इंफॉर्मेशन या प्रेसिडेंट रूल। तो लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि कोई सांसद या विधायक किसी अपराध में 2 साल या उससे अधिक की सजा पाता है तो वह तुरंत अयोग्य डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो किससे संबंधित है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी या एमएलए से संबंधित है लिली थॉमस मामला। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है? एयर, डायमंड, क्राउन ग्लास या वाटर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट किसी माध्यम में कितनी धीमी हो जाती है। डायमंड हीरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 2.42 होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अधिक है। इसी वजह से लाइट उसमें बार बार रिफ्लेक्ट होकर स्पार्कल मतलब चमक पैदा करती हैं। तो किस सब्सटेंस का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है? डायमंड का, बी आंसर। किस घटना में भारतीय नागरिकता नहीं जाएगी? जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ दे, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले। सी ऑप्शन है संविधान के प्रति निष्ठा न दिखाना, या डी ऑप्शन सरकार की नीतियों की आलोचना करना। तो भारत में नागरिकता जो होती है सिटीजनशिप 3 तरीकों से खत्म हो सकती है। मतलब भारत में नागरिकता छीनने के 3 कानूनी आधार होते हैं जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताए गए हैं। पहला है रेनंशिएशन, मतलब त्यागना, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन कनाडा की नागरिकता लेता है तो खुद इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देता है। तो पहला ये कारण हो गया। दूसरा होता है टर्मिनेशन, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। भारत में ड्यूल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। एंड तीसरा है डिप्राइवेशन, वंचित करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है यदि उसने गलत जानकारी देकर नागरिकता ली हो, उसने संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई, युद्ध के समय दुश्मन देश से संबंध रखा हो या गंभीर अपराध में दोषी पाया गया हो। उस कंडीशन में वंचित किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। अब यहाँ पर अगर आप चौथा ऑप्शन देखोगे तो सरकार की नीतियों की आलोचना करना,
क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हिस्सा है। एक नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए यह भारतीय नागरिकता खत्म करने का कारण नहीं बनता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुमुदनी लाखिया किस क्षेत्र से संबंधित थी? जर्नलिज्म, म्यूजिशियन, रेसलिंग या कथक डांस? तो कुमुदनी लाखिया एक प्रसिद्ध कथक डांसर थी। इन्होंने ट्रेडिशनल कथक को कंटेम्प्रेरी शैली में मिलाकर एक नया रूप दिया था। वो ग्रुप परफॉर्मेंस को कथक में इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कलाकारों में से एक थी। उनकी कला में ग्रेस, रिदम और एक्सपेरिमेंटेशन का सुंदर मिश्रण था। इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्वेश्चन क्योंकि 2025 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो कुमुदनी लाखिया किस क्षेत्र से संबंधित थी? कथक डांस से रिलेट करती थी। 1987 में इन्हें पद्मश्री और 2010 में पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। तीनों पद्म अवार्ड जो है ये ले चुकी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की जो शोध लेखों और जर्नल्स तक मुफ्त पहुंच देती है? ऑप्शन है डिजिटल इंडिया स्कीम, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, नेशनल रिसर्च स्कीम या एजुकेशन एडवांसमेंट स्कीम। तो कौन सी योजना की शुरुआत करी है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये योजना 1 जनवरी 2025 को शुरू हुई। इसका मकसद है पूरे देश में हर छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता को इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल और आर्टिकल्स तक फ्री एक्सेस दी जाए। इसके लिए 6000 करोड़ का गवर्नमेंट ने बजट सैंक्शन किया है। लगभग 1.8 करोड़ लोग इससे जुड़ेंगे। 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक और 13,000 से ज़्यादा जर्नल्स। ये योजना जो है विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ जो है उनमें रिसर्च के स्तर को ऊपर उठाने के लिए लॉन्च की गई है। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 जीएस के वन लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं एसएससी के 2023, 2022, 2024 इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं। लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में। मैराथन पीडीएफ्स हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी या फॉलिक एसिड? तो करेक्ट आंसर है इसका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि यह शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के विकास में बहुत ही मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइना बिफिडा। इसीलिए डॉक्टर गर्भधारण से पहले और उसके दौरान फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पर फॉलिक एसिड डी आंसर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? पहला है राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या दूसरा क्वालिफिकेशंस ऑफ वोटर्स, मतदाताओं की योग्यताएं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है भारत में चुनावों के संचालन, उनको कंडक्ट और सांसदों और विधायकों की एलिजिबिलिटी डिस्क्वालिफिकेशन के नियम तय करता है। इसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य विधानसभा या फिर संसद का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यताएं और अयोग्यताएं होनी चाहिए, जबकि क्वालिफिकेशंस ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में शामिल किया गया है और यहाँ पर 1951 की बात हो रही है। तो यहाँ पर केवल 1 वाला करेक्ट होगा, ए आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को कंट्रोल करता है? स्लीप वेकअप साइकिल जो है इसको रेगुलेट करता है, इसमें हेल्प करता है। ऑप्शन है इंसुलिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोनिन या एल्डोस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि पिनियल ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारी स्लीप वेकअप साइकिल को रेगुलेट करता है और हेल्प करता है। नींद जागने की प्राकृतिक प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। अंधेरे में मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ता है जिससे नींद अच्छी आती है। उजाले में इसका लेवल कम हो जाता है जिससे हम नेचुरली जागते हैं। तो कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो कि नींद जागने के चक्र स्लीप वेकअप साइकिल को कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन। बी आंसर। हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? रेड फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, फोर्ट विलियम या फिर सिंधु दुर्ग किला? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है और ये ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय है। इसे ब्रिटिश शासन में 1781 में बनाया गया था। अब इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। ये बदलाव दिसंबर 2024 में किया गया। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना। तो फोर्ट विलियम यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट आता है, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन को पश्चिम की ओर पार करते हैं तो आपकी कैलेंडर तिथि कैसे बदलती है? ऑप्शन है एक दिन आगे बढ़ जाती है, एक दिन पीछे चली जाती है, यह वही रहती है या यह 2 दिन छोड़ देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका एक दिन आगे बढ़ जाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर कैलेंडर तिथि बदलने का आधार तय करती हैं। यदि आप इसे वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर पार करते हैं जैसे कि अमेरिका से जापान, तो आपकी तिथि एक दिन आगे बढ़ जाती है। इसका अर्थ होता है कि यदि आपने सोमवार को रेखा पार की तो आपके कैलेंडर में सीधा मंगलवार दिखेगा। यदि आप इसे ईस्टवर्ड पूर्व की ओर जाते हैं तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है टाइम लाइन को लेकर और डेट लाइन को लेकर। ठीक है, डेट लाइन की स्थिति देखो आप कहाँ पर है। ये है अपने रशिया का जो अपना साइबेरिया वाला पार्ट हो गया, और अगर अपन यूएस का देखेंगे तो जो अलास्का वाला पार्ट हो गया। इसके बीच में से यहाँ से देखिए प्रशांत महासागर के यहाँ से हमारी लाइन जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब अगर आप यहाँ पर वेस्टवर्ड की तरफ देखोगे तो सबसे पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है ना। तो यहाँ पर जैसे ही हम वेस्टवर्ड की तरफ जाते हैं तो एक दिन जो है वो बढ़ जाता है, और अगर हम ईस्टवर्ड की तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे, तो एक दिन कम हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है ये। अगर आपकी यहाँ पर जो इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर लोकेशन आपके दिमाग में है तो आप इजीली इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा एक दिन आगे बढ़ जाती है। इट मूव्स 1 डे अहेड। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? 8.34 मीटर, 7.10 मीटर, 7.32 मीटर, 6.32 मीटर। तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार किसी ऑफिशियल फुटबॉल मैच के 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है। इनकी ऊंचाई होती है 2.44 मीटर। ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। यहाँ पर 7.32 मीटर। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ पर लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, न्यू दिल्ली। तो भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट न्यू दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने किया। यह परियोजना DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई गई है। इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। न्यू दिल्ली। डी आंसर करेक्ट होगा। अगला है, जब मंदी से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वस्तुओं की कीमतों में अचानक और अस्थायी वृद्धि होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन कहते हैं या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका रिफ्लेशन कहते हैं। रिफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें सरकार द्वारा मंदी मतलब रिसेशन से उबरने के लिए उठाए गए कदमों जैसे कि सरकारी खर्च,
ब्याज दरें घटाना, इनके कारण कीमतों में अस्थायी वृद्धि होती है। इसका उद्देश्य होता है कि डिमांड को बढ़ाकर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। ये जो स्थिति होती है ये डिफ्लेशन मतलब कीमतों में गिरावट के उलट होती हैं। इसमें किया गया प्राइस राइज सामान्य होता है और इन्फ्लेशन का स्थायी रूप नहीं होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बी आंसर सही होगा, रिफ्लेशन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई? यूनेस्को, बी आंसर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोमेंट्स एंड साइट्स, वर्ल्ड मोमेंट्स फंड, या डी ऑप्शन है ग्लोबल हेरिटेज फंड। तो वर्ल्ड मोमेंट्स फंड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर काम करती हैं। हर 2 साल में वर्ल्ड मोमेंट्स वॉच लिस्ट जारी करती है। 2025 की लिस्ट में पहली बार चंद्रमा को भी शामिल किया गया है। भारत के 2 स्थल हैं, भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां और मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें। इसका उद्देश्य होता है क्लाइमेट चेंज, निग्लेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनसे जूझ रहे विरासत स्थलों को पहचानना और संरक्षण दिलाना। तो वर्ल्ड मोमेंट्स फंड सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार, वायलिन, तबला या बांसुरी? तो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम 2025 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे एक विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। उन्हें इंडियन पैगनिनी, भारतीय पैगनिनी भी कहा जाता है। उन्होंने इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल संगीत का संयोजन किया है। तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में लाई गई है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो राजीव युवा विकासम स्कीम 2025 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू करी है। यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य है SC, ST और माइनॉरिटीज जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देना। तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में जारवा और ओनगे जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश? तो जारवा और ओनगे जनजातियां भारत की बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। ये केवल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही रहती हैं। इनका जीवन जंगलों, शिकार और पारंपरिक तरीकों पर आधारित होता है। भारत सरकार ने इन्हें प्रोटेक्टेड ट्राइब्स का दर्जा दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया। यह पर्वत किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या जापान? तो करेक्ट आंसर है इसका बी, न्यूजीलैंड। माउंट तारानाकी, जिसे तारानाकी माउंगा भी कहा जाता है, न्यूजीलैंड में स्थित है। 2025 में इसे एक लीगल पर्सन घोषित किया गया, जिससे इसे कानूनी अधिकार और संरक्षण प्राप्त हुए। इस कदम का उद्देश्य यही है पारंपरिक माओरी मान्यताओं का सम्मान करना और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करना। न्यूजीलैंड में स्थित है। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो मनुष्य के शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान ओरल थर्मामीटर, मुंह के जो थर्मामीटर होते हैं उनके द्वारा मापा जाता है। तापमान में थोड़ी बहुत प्राकृतिक उतार चढ़ाव हो सकता है, जैसे सुबह थोड़ा कम हो सकता है, शाम को थोड़ा अधिक हो सकता है, सोते टाइम भी टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ जाता है। पर आइडियल जो होता है वो होता है सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय का प्रमुख ऐसा व्यक्ति होता है जो उस निकाय का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या मंत्रिपरिषद? तो करेक्ट आंसर है इसका राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होता, लेकिन पदेन सभापति होता है। बाकी तीनों संस्थाओं की बात करें, लोकसभा, विधानसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनमें प्रमुख व्यक्ति उस निकाय का सदस्य होता है। सिर्फ राज्यसभा में ही ऐसा होता है कि जो प्रमुख होता है उस निकाय का सदस्य नहीं होता है, वो पदेन सभापति होता है। यहाँ पर राज्यसभा करेक्ट होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, एच.वी.आर. लेंगर, पी.सी. भट्टाचार्य या एल.के. झा? तो कौन थे? सी.डी. देशमुख। उन्होंने 1943 से 1949 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर के रूप में सेवा दी थी। उनसे पहले सारे गवर्नर ब्रिटिश थे। बाद में वे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। आगे चलकर उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो सी.डी. देशमुख। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन थी? मुक्ति मोहन, शोभा नायडू, संजुक्ता पणिग्रही या रुक्मणी देवी अरुंडेल? तो कौन थी पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। भरतनाट्यम की पायनियर अग्रदूत मानी जाती हैं। उन्होंने क्लासिकल डांस को टेम्पल आर्ट से मेन स्ट्रीम स्टेज आर्ट बनाया। 1952 में राज्यसभा की मनोनीत सदस्य बनी। क्लासिकल डांस की पहली महिला प्रतिनिधि। उन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला है, आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा तत्व यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है? नियॉन, रेडॉन, ऑग्नेसन या क्रिप्टॉन? तो करेक्ट आंसर है इसका रेडॉन। एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। ये यूरेनियम और थोरियम के नेचुरल डीके से बनती है। ये कलरलेस होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है, लेकिन अत्यंत रेडियो एक्टिव होती हैं। जमीन और चट्टान से निकलती है। घरों के बंद हिस्सों जैसे कि बेसमेंट, इनमें इकट्ठा हो सकती है। लंबे समय तक रेडॉन के संपर्क में रहने से लंग कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसीलिए यह सीरियस एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क मानी जाती हैं। तो यहाँ पर रेडॉन बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? मतलब इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या ओडिशा? तो हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में देश का पहला जैविक ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है। यह इनिशिएटिव सिक्किम के सोरंग जिले में शुरू हुआ है। इस क्लस्टर का मकसद है जैविक तरीके से मछली पालन करना, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और किसानों को भी फायदा हो। इसे हम सस्टेनेबल एक्वाकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पर सिक्किम बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। खास बात यह है कि सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे 2016 में पूरी तरह जैविक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर, 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओ। तो ये था हमारा 5वां टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो, और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।